ज्यादा प्रभावित हैं। जनजातीय आबादी में इस विषय की जागरूकता की कमी होने के कारण सिकल सेल के लक्षणों का देर से पता चलता है। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इस रोग का निरंतर प्रसार होता रहता है। नमस्कार, टीजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। देखेंगे समाचारों को विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। T20 विश्व कप जीतकर स्वदेश लौटी भारतीय टीम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। पीएम ने विश्व विजेताओं को दी शाबाशी। भारत पहुंचने पर टीम का दिल्ली हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत। मुंबई में आज शाम भारत के विश्व कप जीत का शानदार जश्न। विजेता टीम के अभिनंदन में होगी विक्ट्री परेड। क्रिकेट प्रेमियों ने दिल खोलकर स्वागत की तैयारी। टीम को सौंपा जाएगा 125 करोड़ का इनामी चेक। अस्ताना में जारी एससीओ बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने पढ़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। संदेश में एक दूसरे की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर जोर। आतंकवाद के सभी प्रारूपों के खिलाफ दोहराई प्रतिबद्धता। हाथरस भगदड़ के सभी 121 मृतकों की हुई पहचान। जिला प्रशासन ने परिजनों को सौंपे पार्थिव शरीर। वहीं यूपी पुलिस ने हाथरस मामले में अब तक 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मैनपुरी से लेकर ग्वालियर तक छापेमारी। आज शाम 5 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। कल चंपई सोरेन ने छोड़ा था मुख्यमंत्री पद। ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए शुरू हुआ मतदान। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को लेबर पार्टी से मिल रही है कड़ी टक्कर। 650 निर्वाचन क्षेत्र करेंगे ब्रिटेन की अगली सरकार का फैसला। और अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। T20 की विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारतीय टीम पीएम आवास में प्रधानमंत्री से मिली। पीएम ने टीम को उसके शानदार प्रदर्शन पर शाबाशी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 विश्व चैंपियन टीम इंडिया से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए पोस्ट किया। हमारे चैंपियंस के साथ एक उत्कृष्ट मुलाकात। 7 लोक कल्याण मार्ग में विश्व कप विजेता टीम की मेजबानी की और टूर्नामेंट के दौरान उनके अनुभवों पर यादगार बातचीत की। तो T20 विश्व कप के चैंपियन मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इस खबर को साझा करते हुए इसे यादगार मुलाकात बताया। प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी और ये वो दृश्य जब प्रधानमंत्री से मिले विश्व कप T20 की चैंपियन। तो टीम के खिलाड़ियों के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत और अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। T20 विश्व कप की ट्रॉफी लेकर जैसे ही टीम इंडिया स्वदेश लौटी तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। लंबे इंतजार के बाद जैसे ही भारतीय टीम चमचमाती ट्रॉफी के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकली तो उत्साही प्रशंसकों की भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट और इंडिया इंडिया के नारों से टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया। जीत की ट्रॉफी का दीदार करने तड़के सुबह एयरपोर्ट पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों की जीत के नायकों की जय जयकार से समूचा वातावरण गूंज गया। भारत माता की जय।
की भारत माता की जय। बहुत बड़ा मोमेंट है इंडिया के लिए, काफ़ी टाइम बाद ट्रॉफी आई है कंट्री में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस टू बी हियर। सर बहुत खुश हो सर, विराट एंड रोहित शर्मा फॉर एवरी प्लेयर सर, फॉर एवरी 11 प्लेयर्स दे प्लेड फॉर इंडिया। 4 दिन से सेलिब्रेशन ऑन है इंडिया में। उसके बाद संडे को, मंडे और ट्यूसडे ऑफिस गए हैं, लेकिन ऑफिस में सिर्फ सेलिब्रेशन हुआ है, ऑफिस का कोई काम नहीं हुआ है। और आज का सेलिब्रेशन और माहौल तो अलग ही है। शब्दों में बयान करना तो बहुत ही मुश्किल है। इट्स अ फीलिंग विच इज क्लोज टू डिवाइन। मोस्ट पीपल, आप देख सकते हैं, रात को शायद सोए भी नहीं है, इतनी एक्साइटमेंट है। और सुबह सुबह टीम को वेलकम करने सबके सब इतने लोग, इतने इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, इतने तादाद में लोग आए हैं। सो आप समझ ही सकते हैं कि क्या मोमेंट और कितना कितना प्रेशियस है हमारे कंट्री के लिए। खुशी तो बहुत है, पर बता नहीं सकता कितनी हो रखी है। रात को नींद नहीं आई भाई। फ्यूचर अच्छा है इंडिया का, आगे जाके और अच्छा मुकाम हासिल करेगा इंडिया। विजय की ये ट्रॉफी टीम इंडिया के लिए तो अहम है ही, लेकिन ये ट्रॉफी उन तमाम प्रशंसकों के लिए भी उतनी ही खास है जो सालों से टीम इंडिया की इस बड़ी जीत का इंतजार कर रहे थे। We are proud of Team India team and we are all happy. मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए शायद इतनी देर से यहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को और मतलब पूरी कंट्री में इतनी अच्छी वो लेकर आए खुशी की लहर। मतलब वो जीते हैं तो उन्हें एक्चुअली उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके सिर्फ एक मैच जीतने से यहाँ पे लोग कितने खुश हैं। सो वेरी हैप्पी, प्राउड ऑफ देम। रोहित इज अ लीजेंड प्लेयर, जिन्होंने पूरा वर्ल्ड कप जिताया, जिन्होंने टीम लीडर के एक साथ रखा सारी टीम को, और सारी यूनिटी एक साथ रही, सबने अपना अपना एफर्ट लगाया। ऑब्वियसली एकदम ऑसम मैच था। और सूर्य कुमार की जो मैच, वो कैच थी टर्निंग पॉइंट। और जो हार्दिक पांड्या का जिसको कह रहे डाउनफॉल आ गया, उस बंदे ने अकेले दम पे पूरा मैच जितवाया। आज उसके कदम पे पूरी दुनिया है। हार्दिक इज अ लेजेंड। इंडिया बहुत अच्छा खेली। हार्दिक का डाउनफॉल आया था। हार्दिक की कहते हैं लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, पर उसने अपनी सारी प्रॉब्लम को फाइट बैक करा और एक अच्छा सा हमें कमबैक दिया T20 वर्ल्ड कप में। उसकी बॉलिंग और उसकी बैटिंग दोनों ही नेक्स्ट लेवल थी। और रोहित ने कंसिस्टेंटली हमें मैच भी दिखाए और रन्स भी मारता रहा। दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब टीम इंडिया होटल पहुंची तो वहां भी जीत के नायकों का स्वागत केक काट कर हुआ। टीम इंडिया के स्वागत का सिलसिला अभी यहीं नहीं रुकने वाला। सुचित्रा, मुकेश शुक्ला और नारायण सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। टीम इंडिया आज शाम मुंबई में होने वाले भव्य स्वागत समारोह में हिस्सा लेगी, जहां भारतीय टीम जीत की ट्रॉफी के साथ विक्ट्री परेड में हिस्सा लेगी। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय क्रिकेट टीम, कोच और सहयोगी स्टाफ को सम्मानित किया जाएगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस भव्य समारोह की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। विश्व विजेता भारत आ चुके हैं। नई दिल्ली में उनका जोरदार स्वागत हुआ और अब बारी मुंबई की है। जी हां, मैं इस वक्त मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हूं। ये वही स्टेडियम है जहां आज शाम जो है वो विश्व विजेता खिलाड़ियों को BCCI द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यही वो जगह रहेगी जहां पर रोहित शर्मा एंड कंपनी को जो है वो BCCI जो है वो सम्मानित करेगा उनके दमदार प्रदर्शन के लिए। जिस तरह से उन्होंने वेस्टइंडीज में जाकर के साउथ अफ्रीका को फाइनल मुकाबले में हराया और T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया, और भारतीय टीम ने ये 2007 के बाद किया है। तो यहां पर जो है वो शाम को एक सेरेमनी होगी जहां पर टीम इंडिया के इन खिलाड़ियों को जो है वो BCCI सम्मानित करेगा। और अभी ये स्टैंड्स जो है वो भले ही देखने में खाली लग रहे हों, लेकिन यकीन मानिए जब शाम होगी तो यहां पर देखने वाला नजारा एक दूसरा ही नजारा पेश करेगा, जहां पर यहां पर पूरे स्टैंड्स जो होंगे वो भरे होंगे। यहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर नरीमन पॉइंट से भारतीय टीम की विक्ट्री परेड होगी, जो कि विक्ट्री परेड जब यहां तक आएगी तो उसके बाद यहां पर खिलाड़ियों को इकट्ठा किया जाएगा और उन सभी खिलाड़ियों को जो है वो सम्मानित किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी भी जो है वो अभी से होने लगी है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि एक बेहद रोमांचकारी माहौल जो है वो वानखेड़े स्टेडियम के पास में दिख रहा है, और उम्मीद यही करेंगे कि ये रोमांच का जो पल है वो हर हिंदुस्तानी जो है वो उसकी एक जहन में ताजा रहेगा, और ये लम्हा जो है वो एक यादगार लम्हे के तौर पर हमेशा टीम इंडिया की हौसला अफजाई करता रहेगा। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, मुंबई।
और विक्ट्री परेड को लेकर तैयारियों पर मुंबई के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि टीम इंडिया के स्वागत समारोह की तैयारी कर ली गई है। बीसीसीआई के साथ हमारी और बीसीसीआई के साथ आज भी और कल भी हमारा मीटिंग हुआ है। इसमें जो आने वाले लोग हैं उनको नंबर्स को देखते हुए हमने मरीन ड्राइव पे ट्रैफिक का नियोजन किया है, बैरिकेड्स किया है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाइटिंग को सब अरेंजमेंट किए हैं। उसके साथ साथ स्टेडियम जो है उसमें भी जो प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए एक्सेस कंट्रोल है, एम्प्लॉयमेंट है, उसकी पूरी तैयारी हुई है। पब्लिक के लिए स्टेडियम जो है 4 बजे से ही खुला है, तो जो भी जिनको मैच ये जो प्रोग्राम देखना है वो टाइमली आके बैठे, ये हमारा अनुरोध रहेगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, ट्रैफिक के इंतजाम बहुत अच्छे से किए हैं और एमसीए को भी हमने कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हैं, वो भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता गौरव मुंबई से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। गौरव, आपके पास आना चाहेंगे। आपसे दिखाई दे रहा है जोश, जज्बा सभी दिखाई दे रहा है और खुशी तो है ही। जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं विक्ट्री परेड की? तो आज शाम को विक्ट्री परेड होनी है मुंबई में और हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं और उन्होंने स्टेडियम का वहां पर जायज़ा भी लिया है, तैयारियों का भी जायज़ा लिया है। गौरव, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से वहां पर जो हर्षोल्लास है दिखाई दे रहा है लोगों का? तो वानखेड़े स्टेडियम में विक्ट्री परेड में टीम इंडिया हिस्सा लेगी। भव्य स्वागत समारोह मुंबई में होगा और उसी की तैयारियां जो हैं वो मुंबई में की जा रही हैं और हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। तो टीम इंडिया के स्वागत के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और भव्य समारोह आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। इससे पहले टीम इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और इससे पहले स्वदेश वापसी पर दिल्ली में उनका भव्य स्वागत किया गया। में इस वक्त माहौल जो है वो किसी जश्न से कम नहीं है। आप बताइए यहाँ पर पूरी टीम जो है वो आ रही है। जिस तरह से टीम का परफॉर्मेंस रहा है वर्ल्ड कप में, किससे कौन सा एक वो व्यक्ति है जिसको आप मानते हैं कि पूरे टूर्नामेंट का वो हीरो रहा? सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, दोनों मुंबईचा राजा रोहित शर्मा ने पहले इनिंग में आयरलैंड के खिलाफ 50 मारा और मेन जब सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें उन्होंने 92 की पारी खेली। मतलब हर मैच में उन्होंने खेला और कैप्टनसी कौन से बॉलर को कब लाना है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जब हार्दिक पांड्या को लाया फाइनल में, उनने बराबर हेनरिक क्लासन का विकेट लिया, वो टर्निंग पॉइंट था। और जो सूर्या यादव की कैच, बस मैच हमारा हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो फैंस हैं वो वानखेड़े स्टेडियम की ओर रुख कर चुके हैं और इनकी बेताबी का आलम इनसे खुद ही समझ लेते हैं। कैसे पूछते हैं, आप बताइए किस तरह से टीम इंडिया को चीयर अप करेंगे? इंडिया टीम स्पिरिट, कम ऑन रोहित शर्मा। तो यहाँ रोहित शर्मा के भी फैंस हैं। रोहित शर्मा ने जिस तरह से वर्ल्ड कप का जो खिताब है वो टीम इंडिया को जिताया है और जिस तरह से जिस स्टाइल में उन्होंने कैप्टनसी की है, जिस स्टाइल में उन्होंने बल्लेबाजी की है, वो अपने आप में नायाब है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, मुंबई। तो काफ़ी जोश और हर्ष का माहौल है मुंबई में भी। जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वानखेड़े स्टेडियम में विक्ट्री परेड में टीम इंडिया हिस्सा लेगी और उसके लिए पूरी तरह से जो वानखेड़े स्टेडियम है वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके साथ ही सुरक्षा के भी वहां पर व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं और टीम इंडिया के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा कर बैठे हैं वहाँ के लोग और तैयारियां जो हैं ज़ोरों पर है। जोश जो है वो चरम पर है क्योंकि इतिहास रचा है। टीम इंडिया ने 17 साल के बाद ये ट्रॉफ़ी हासिल की है
विश्व कप पर और बेहद शानदार जीत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो आखिरी मुकाबले थे वो बेहद निर्णायक थे, जो आखिरी पल थे मुकाबले के, और उसमें टीम इंडिया ने अपना जज्बा जताया और जीत हासिल की। आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली दौरा जारी है। आज चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री से राज्य के लिए वित्तीय सहायता समेत अन्य मुद्दों पर करीब आधे घंटे तक बात की। हाथरस भगदड़ के सभी मृतकों के शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार ने बताया कि बुधवार तक 3 शव अज्ञात थे, उनमें से 2 की पहचान देर रात की गई और एक परिवार ने वीडियो कॉल पर अलीगढ़ अस्पताल में एक शव की पहचान की है। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आईजी अलीगढ़ रेंज शलभ माथुर ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं, जो आयोजन समिति के सदस्य थे। मामले में मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस का कहना है कि सेवादारों ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की और पुलिस के साथ सहयोग भी नहीं किया। सेवादारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। श्री सूरजपाल उर्फ नारायण साकार बाबा, जिनको भोले बाबा भी कहते हैं, कि सत्संग आयोजन के अंदर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची हैं। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, इस घटना के संबंध में ऑनरेबल पीएमओ द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि और माननीय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि जो मृतक हैं उनको दी गई है। माननीय राज्य सरकार द्वारा घटना की विस्तार पूर्वक जांच हेतु माननीय न्यायमूर्ति श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी सर के नेतृत्व में, जो सेवानिवृत्त माननीय उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में, विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है, जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई, तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहाँ की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को, जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहाँ पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खास तौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। और अब आगे बढ़ने से पहले वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हम आपको बता रहे हैं कि हाथरस प्रकरण में
पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सभी शवों की पहचान हो चुकी है और इसके साथ ही 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हजारों करोड़ रुपए की अनियमितताएं होने का आरोप है। इतना ही नहीं, हुड्डा की संपत्ति को सीएम सिद्धारमैया की पत्नी के नाम पे अवैध रूप से हस्तांतरित करने का भी आरोप है। इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता अशोक गौड़ा ने कहा कि मामले की जांच किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर सीबीआई से कराई जानी चाहिए। If they have any kind of responsibility towards the people of India and Karnataka, Siddaramaiah should resign. First, Bhairathi Suresh should resign. And what are they trying to say? Now, 2 bureaucrats will investigate the case and submit the report. Is it right? Apparently, the investigation should be done by a retired chief justice in a detailed format, or CBI. Only then the truth will come out. First, before that, Bhairathi Suresh should resign, and Bhairathi Suresh should support the investigation. Judicial inquiry should happen. We are going to fight it. We are not going to leave this topic. We will fight till the end. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य बैठक में पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में शंघाई सहयोग संगठन में सदस्य के रूप में साल 2017 में भारत के शामिल होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि भारत की विदेश नीति में एससीओ अहम स्थान रखता है। प्रधानमंत्री ने सदस्य के रूप में बैठक में शामिल ईरान को शुभकामना दी। वहीं राष्ट्रपति ईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मृत्यु पर खेद जताया। प्रधानमंत्री नए सदस्य के रूप में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के शामिल होने पर उन्होंने शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने महामारी के प्रभाव, दुनिया में जारी संघर्ष, बढ़ते तनाव और विश्व में घट रहे विश्वास के बीच हुई बैठक से एक दूसरे की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, समानता, आपसी हित, आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की। उन्होंने आतंकवाद के सभी प्रारूपों के खिलाफ प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की भी गंभीर चुनौती से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में सभी कदम उठाए जाने की अपील की। वहीं प्रधानमंत्री ने आर्थिक प्रगति के लिए संपर्क बढ़ाए जाने और तकनीक अपनाने पर जोर दिया। आगे बढ़ते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत इंडी गठबंधन के नेताओं ने रांची स्थित राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शाम 5 बजे शपथ लेंगे। आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कल राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 4.5 लाख बच्चे डायरिया की वजह से अपना जीवन खो देते हैं। भारत में भी ये समस्या काफ़ी बड़ी है। बीते हफ्ते ही सरकार ने स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 की शुरुआत की है। पानी में पाए जाने वाले वायरस की समस्या को सामुदायिक स्तर पर थोड़े प्रयास से दूर किया जा सकता है। आइस्ट्रा एक ऐसा ही जीवन रक्षक उत्पाद है जिसके बारे में हमारे संवाददाता अजय मिश्रा ने बात की वेस्टगार्ड के सौरभ छाबड़ा से। सौरभ छाबड़ा हमारे साथ हैं जो कि नई दिल्ली में बेस्ड हैं। सौरभ, बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से आप ये समस्या सॉल्व कर रहे हैं? ये जो वायरस है पानी में, और मेरे ख्याल से 20 साल से आप भारत में काम कर रहे हैं, थोड़ा इसका एक्सपीरियंस बताइए और थोड़ा सा ये प्रोडक्ट्स किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत। आपने ये प्रोडक्ट दिखाया तो गिनी वर्म डिजीज़ अफ्रीका में फैला था। मिलियन से ज़्यादा बीमारी हो गई थी। हमने वो पहला डिजीज़ है दुनिया का जो इस हमारे लाइफ स्ट्रॉक का एक पाइप फिल्टर आया था, हमने बहुत बांटे, मुफ्त में बांटे हमने कार्टर सेंटर के साथ, और आज वो मिलियन केसेस से सिर्फ 40 केस रह गए हैं पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। तो अब आते हैं हमारे बाकी फ़िल्टर्स में। तो हम बेसिकली, हमको पता है कि भारत में वायरस का लोड बहुत ज़्यादा है, पानी की दिक्कत बहुत है, और अक्यूट डायरियल डिजीज़ होता है रोटा वायरस इन्फेक्शन से। तो हमने कोशिश करी कि एक 20 नैनोमीटर हॉलो फाइबर मेम्ब्रेन बनाए, क्योंकि सबसे छोटा वायरस 26 नैनोमीटर का है। तो हमने 20 नैनोमीटर का गेट बनाया, और हमने ऐसा बनाया कि कितना भी गंदा पानी उसमें डालें, गंदगी जो है
अपने आप जो यूज़र एक बटन दबा के उसको साफ़ कर दे बैक वॉश करके। तो सारे के सारे हमारे फ़िल्टर्स जो हैं, एक स्कूल के लिए भी बनाया है हमने, गाँव के लिए भी बनाया है हमने, एक छोटी आंगनवाड़ी के लिए भी बनाया है, घरों के लिए भी बनाए हैं। बट ये ऐसे फ़िल्टर हैं जो वायरसेस सारे निकाल देते हैं और जो गंदगी है वो एक बटन दबा के निकल जाती है और दसों सालों चलते हैं एक फ़िल्टर। मतलब बार बार जाके मार्केट जाके कार्ट्रिज नहीं रिप्लेस करनी पड़ती। लेकिन कितना भी गंदा पानी हो, मान लीजिए जैसे बाढ़ आई हुई है आसाम में या फिर चेन्नई में बाढ़ जैसी स्थिति है, मुश्किल में बहुत सारे लोग शेल्टर्स में काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनको शरण लेनी पड़ी है, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए गंदा पानी है तो उसको आपका ये फ़िल्टर आप क्लेम कर रहे हैं कि साफ़ कर देगा? जी, मेरे को 13 साल हो गए इस कंपनी में, हमारे प्रोडक्ट्स को 10 साल हो गए हैं। सारे के सारे बाढ़ों में और अर्थक्वेक्स में हमारे फ़िल्टर यूज़ हुए हैं। यहाँ तक कि जो जम्मू कश्मीर, केरला, फ्लड्स, हर जगह हमारे फ़िल्टर्स गए हैं। WHO ने लिए हैं, भारत सरकार जब लेती है, और श्रीलंका में बाढ़ आती है तो भारत सरकार लेके श्रीलंका भी भेजती है वो हमारे एयरफोर्स के जो प्लेन से जाके। और अभी गाज़ा में जो इतना मेजर चल रहा है, मुश्किलें हो रही हैं, हमारे फ़िल्टर्स वहाँ पे जा रहे हैं। दुनिया के हर कॉन्फ्लिक्ट में, हर बाढ़ में, तो बेसिकली तो हम घरों के लिए बनाए थे, और बट इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग फ़िल्टर्स हैं, ड्यूरेबल फ़िल्टर्स हैं, तो बाढ़ में भी चल जाते हैं। अब चलते चलते थोड़ा सा प्राइसिंग भी बता दें आप। ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल से थोड़ा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा कम कैपेसिटी का है, ये थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी का है, तो दोनों की प्राइसिंग और ये जो आपने प्रोडक्ट जी। हाँ। तो ये हमारे प्राइमरी स्कूलों में लगा है, भारत में 10,000 स्कूल से ज़्यादा में लग चुका है पिछले 5-6 वर्षों में, और इसकी जो प्राइसिंग है हमने करीबन 20,000 रुपये के अंडर रखी है, जिसमें हम इंस्टॉल भी करते हैं, सस्टेनेबिलिटी भी करते हैं, हम NGO को वहाँ पे हायर भी करते हैं। ये थोड़ा बड़ा, ये बड़ा प्यूरीफायर है, बड़े स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, विलेजेस के लिए। ये हमने 45,000 रुपीज़ इसकी कीमत रखी है, जिसमें इंस्टॉलेशन सर्विस हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और ये जो हमारा छोटा सा प्यूरीफायर है, जो हम डिफेंस फोर्सेस को या किसी भी फॉरेस्ट गार्ड्स को दे सकते हैं, तो ये हमारा 750 रुपीज़ मात्र है, और ये करीबन 5 वर्ष तक एक किसी इंडिविजुअल को पानी रोज़ अगर पिए तो दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप समझ रहे होंगे कि पानी में जो वायरस की समस्या है उसको कैसे दूर किया जाए। भले ही स्विस कंपनी है, लेकिन भारत में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, और शायद इसीलिए इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग के लिहाज से इस प्रोजेक्ट को आप एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के रूप में देख सकते हैं। कैमरा में विनय तिवारी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हाथरस में हुई घटना पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वहां पर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, और इसके साथ ही सभी शवों की पहचान भी कर ली गई है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ हाथरस से जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से जाँच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल जांच बहुत तेज़ी से आगे चल रही है, और उत्तर प्रदेश की कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हाथरस पुलिस की कई सारी टीमें हैं, एक टीम ग्वालियर भी गई है, और जहां पर जो पुलिस है उसका ये कहना है कि ग्वालियर में जो सेवादार और जो आयोजक हैं जिन्होंने हाथरस में सत्संग किया था, वो वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, तो उनको खोजने के लिए एक टीम ग्वालियर गई हुई है। इसके अलावा आप देखें कि पुलिस की हिरासत में भी अभी कई सारे लोग हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बाबा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं AP सिंह, वो अलीगढ़ पहुंचे हैं, और जो घायल लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है, और उनका ये कहना है कि बाबा ने मैसेज दिया है, बाबा ने एक लिखित बयान जारी किया है, और ये कहा है कि वो इस घटना से काफ़ी दुखी हैं, और किसी साजिश की आशंका का जिक्र बाबा लगातार कर रहे हैं, लेकिन बाबा खुद सामने नहीं आ रहे हैं। अपने जो वकील के मार्फत जो मैसेज है वो पहुंचवा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि इस घटना में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाबा का ग्वालियर में भी एक आश्रम है जहां पर पुलिस पहुंची है। इसके अलावा मैनपुरी में भी अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि वहां पुलिस की जो हलचल है वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि मैनपुरी में जो बाबा का आश्रम है वहाँ पर भी कई सारे सेवादार वहाँ पर मौजूद हैं, और ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि बाबा शायद मैनपुरी स्थित अपने आश्रम में ही मौजूद हैं, क्योंकि जैसा कि उनके जो वकील हैं AP सिंह, उनका ये कहना है कि बाबा कहीं गए नहीं हैं और बाबा उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं। इसका मतलब साफ है कि बाबा मैनपुरी में ही जो आश्रम है उनका, वहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही जो न्यायिक आयोग है जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, वो ये रिपोर्ट भी सौंपेगा अपने 2 महीने के अंदर कि इस घटना के पीछे कोई साजिश तो नहीं है, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा ये घटना अगर हुई है तो इसके पीछे कारण क्या क्या रहे, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो सकें, किस तरह का रोड मैप रहे, किस तरह की प्रशासन की व्यवस्था रहे, किस तरह की आयोजकों के द्वारा जो व्यवस्था है वो अपने पंडाल के अंदर की जाए। इसको लेकर भी जो विस्तृत जो व्याख्या है वो जो न्यायिक आयोग है वो कर सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि घायलों का
जहाँ तक स्थिति है घायलों की जो हालत है वो स्थिर है। जी नीरज, अभी उनका जो इलाज है और जो ट्रीटमेंट है वो ठीक तरीके से चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अब इस समय पुलिस एक्शन में है, उत्तर प्रदेश की पुलिस, हाथरस की पुलिस, और लगातार कोशिश कर रही है कि जो इस घटना में शामिल हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। और इसके अलावा बड़े पैमाने पर लोग अभी भी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये भी आता है नीरज कि बाबा का संदेश तो आ गया, लेकिन बाबा है कहाँ और सामने आ क्यों नहीं रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि बाबा का जो संदेश है वो 24 घंटे के बाद आता है। बाबा को 24 घंटे के बाद चिंता होती है कि उनके जो अनुयायी हैं उनकी मृत्यु हो गई है। 24 घंटे के बाद ही वो दुख व्यक्त करते हैं, बाबा सामने नहीं आते हैं। लेकिन वकीलों की एक फौज तैयार करके रखते हैं बाबा। सुप्रीम कोर्ट के वकील उनके लिए उनका पक्ष लेकर खड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील बार बार ये कह रहे हैं कि बाबा काफ़ी दुखी हैं और जिस तरीके का जो हादसा हुआ है, बाबा का आने वाले समय में एक जो शोक संदेश है वो भी बाबा पेश करेंगे, श्रद्धालुओं से भी मिलेंगे। और बार बार ये कह रहे हैं कि वो पुलिस प्रशासन को सहयोग करने को तैयार है। लेकिन पुलिस प्रशासन का सहयोग किस तरह का उन्होंने किया है वो देखने को ही मिलता है। जब घटना हुई थी तो बाबा और उसके सेवेदार और जो आयोजक हैं वो मौके से भाग गए। उनको ज़रूरत थी कि अगर वो किसी भी तरीके की साजिश में शामिल नहीं थे तो जो महिलाएं और बच्चे वहाँ पर गिरे हुए थे, भगदड़ में जो फंसे हुए थे, उनको निकालने की कोशिश करते। स्थानीय जो ग्रामीण जो लोग हैं और पुलिस प्रशासन के लोग हैं जो वहाँ पर लगातार कोशिशें कर रहे थे घायलों को वहाँ से निकालने के लिए, भगदड़ से लोगों को बचाने के लिए। लेकिन बाबा अपनी गाड़ी में, आलीशान गाड़ी में बैठकर अपने सेवेदार जो बॉडीगार्ड के रूप में उनके चारों तरफ रहते हैं, उनको लेकर बाबा बाहर निकल गए। अब 24 घंटे के बाद बाबा को ये चिंता जागी है कि एक संवेदना भी व्यक्त करनी है और संवेदना भी लिखित में बाबा ने जारी की है। और वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील उन्होंने कर लिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील अब घायलों से मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा की किस तरह की स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना हुई है, बाबा के जो लोग हैं, बाबा खुद और बाबा के जो सेवेदार और आयोजक, उनकी भी एक बड़ी भूमिका है। क्योंकि जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई, बाबा की जब गाड़ी निकल रही थी उनके सेवेदारों ने लोगों को हटाने के लिए धक्का दिया, चिकनी मिट्टी थी, लोग फिसल गए, एक के ऊपर एक आने लगे और सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए। तो बाबा की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, बाबा की भी एक बड़ी भूमिका है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना के पीछे कोई भी हो, कोई भी दोषी हो, चाहे प्रशासन के लोग हों या आयोजक हों या बाबा की खुद भूमिका हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। बिल्कुल नीरज, और पहले ये दिखाई दे रहा था, इस बात के अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन साफ तौर पर यूपी पुलिस ने भी कहा है कि जो सेवादार हैं उन्होंने भी व्यवस्था बनाने में कोई सहायता नहीं की, उनका कोई सहयोग नहीं था। इतना बड़ा आयोजन था, उनके नाम पर था, उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी बनती थी। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती थी। आपने 80,000 की अनुमति मांगी थी और 2.5 लाख के करीब वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच गए थे। और ये श्रद्धालु अचानक से नहीं पहुँचे थे, मैं बता दूँ, इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। जब इन्होंने सत्संग का आयोजन किया कि वहाँ पर सत्संग होगा और लोगों को बड़ी संख्या में बुलाया जाएगा, सत्संग के लिए अलग अलग जगह पर कमेटियाँ बनाई गई थी। ये तय किया गया था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से, चाहे कासगंज की बात करें, मैनपुरी की बात करें, मथुरा की बात करें, आगरा की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, कि कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचने। यहाँ तक कि आप देखें कि मध्य प्रदेश और इसके अलावा राजस्थान के भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे। तो जो आयोजक थे उनको पहले से मालूम था कि यहाँ पर जो संख्या है वो 80,000 से कई गुना ज़्यादा होगी, लेकिन उन्होंने जानकारी प्रशासन के साथ साझा नहीं की। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन ने जो टीम वहाँ पर लगाई थी, वो या तो ट्रैफिक का मैनेजमेंट है वो टीम देख रही थी, या जो आयोजन स्थल है जहाँ से अंदर एंट्री हो रही थी वहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई थी। और पुलिस के जो लोग हैं वो धीरे धीरे अंदर आयोजन स्थल पर लोगों को जाने दे रहे थे। लेकिन आयोजन जहाँ हो रहा था उस अंदर वहाँ पर सारी जो व्यवस्था है वो सेवादारों की थी और आयोजकों की थी। वहाँ पर प्रशासन के और पुलिस के लोगों को उन्होंने अंदर नहीं आने दिया और खुद ही सारी जिम्मेदारी संभाली। लेकिन अगर वहाँ पर देखें तो ना वहाँ कोई प्रॉपर तरीके से बैरिकेड था, ना वहाँ कोई बैठने का प्रॉपर तरीके से इंतजाम था, मौसम भी ख़राब था और इसके अलावा कड़ी गर्मी भी पड़ रही थी। उसके बावजूद भी वहाँ पीने के लिए और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। तो इस तरह की तमाम अनियमितताएँ वहाँ पर मौजूद थी और उसके बावजूद भी जो सेवादार और आयोजक हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन के लोगों को अंदर नहीं आने दिया और ये कह दिया कि अंदर की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा चूक है और कह सकते हैं कि इसमें बड़ी भूमिका बाबा और उसके सेवादारों की है। अब पुलिस तमाम एंगलों से जांच कर रही है, न्यायिक आयोग भी अपनी जांच देगा और उम्मीद की जा रही है कि बाबा और उसके सेवादार और आयोजकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके और भविष्य में इस तरह से कोई दुरुपयोग ना कर सके श्रद्धालुओं का और जो गरीब लोग हैं
उसको लेकर भी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही कोई नोटिस इशू करेगी या जल्द ही कोई व्याख्या करेगी कि आने वाले समय में अगर आयोजन होते हैं इस तरह के तो किस तरह के दिशा निर्देश रहेंगे और किस तरह की सुरक्षा और तैयारियां रहेंगी। रमा, नीरज, एक और बात जानना चाहेंगे, कई जो आश्रम है बाबा के उनके होने की बात कही गई है, तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक कुछ अता पता नहीं लगा है। क्या कहीं से कुछ राजनीतिक संरक्षण की भी बात सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल इतना बड़ा कोई व्यक्ति अगर बन जाए, ना फेसबुक पे है, ना ट्विटर पे है, ना इंस्टा पे है और ना ही कोई इस तरह के टीवी और आपने यूट्यूब वगैरह पे इनके कार्यक्रम देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक संरक्षण के बिना इतना बड़ा एम्पायर कोई भी व्यक्ति खड़ा कर ले, ऐसा संभव नहीं है। आप देखें कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इनके सत्संगों में जाते रहे। खुद अखिलेश यादव भी 2023 में एक सत्संग हुआ था, उसमें पहुंचे थे और बाबा का गुणगान उन्होंने किया था। अखिलेश यादव से जब ये पूछा गया था कि बाबा की जो गिरफ्तारी है उसको लेकर आपका क्या कहना है, तो अखिलेश यादव ने ये तंज कसा था कि उत्तर प्रदेश में 2 बाबा हैं, हम किसकी गिरफ्तारी की बात करें। तो इस तरह की जो बातें हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं, खासतौर से अखिलेश यादव की बात करें। और दूसरा, आप देखें, बाबा जब ये कहता है कि वो ना कोई चंदा लेते हैं, ना उन पर कोई चढ़ावा आता है, ना सोना चांदी लेते, तो इतना बड़ा एम्पायर कहाँ से खड़ा हो गया? सैकड़ों की संख्या में लग्जरियां गाड़ी कहाँ से आ गई? सैकड़ों की संख्या में जो उनके चारों तरफ बॉडीगार्ड सेवेदार के रूप में नियुक्त हैं वो कहाँ से आ गए? और जो तमाम इनके जो आलीशान आश्रम बने हुए हैं जगह जगह पर, उत्तर प्रदेश से लेकर ग्वालियर और दूसरे राज्यों में, तो वो आश्रम कहाँ से आ गए? ये अरबों की संपत्तियां कहाँ से आ गई? लोगों ने ये कहा है कि ट्रक भर भर के जो फर्नीचर है वो जाते हैं और आश्रम ऐसा है जो 7 स्टार होटल भी फेल हो जाए, उसके आश्रम की कैंटीन ऐसी है जो 5 स्टार होटल में रेस्टोरेंट नहीं होता। तो इसके पीछे जो रकम आ रही है वो कहाँ से आ रही है? निश्चित तौर पर ये भी जांच का विषय है और जब संपूर्ण जांच होगी तो ये तथ्य भी निकल कर आएंगे कि आखिर इस पैसे का जो फ्लो हो रहा है उसके पीछे किसकी भूमिका है और किसका हाथ है, और क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो प्रवचन के नाम पे या सत्संग के नाम पे पीछे कोई और बड़ा खेल रचा जा रहा हो। बेहद अहम बात आप बता रहे हैं, आप नजर बनाए रखे हैं नीरज। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज़। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक स्तर पर बड़ी शक्ति बनने के लिए किसी भी देश की पहली आवश्यकता होती है रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। नया भारत बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भारत में 100% इंडिजिनस आर्म्स बनाए जा रहे हैं जो नए और शक्तिशाली भारत की मजबूत तस्वीर को बयां कर रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत की ये खास रिपोर्ट। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी एक बड़ी तस्वीर, और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कारगिल युद्ध में टाइगर हिल की शानदार जीत में 18 ग्रेनेडियर्स का जौहर अविस्मरणीय है। इस शानदार जीत की रजत जयंती पर डीडी न्यूज़ के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत ने टाइगर हिल पर जीत हासिल की थी। हिंदुस्तान इतना सशक्त बन चुका है कि दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह से लगातार आत्मनिर्भर होता जा रहा है हमारा देश हर क्षेत्र में। रक्षा के क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है, इसकी एक बानगी देखने को मिली हमको भारत मंडपम में आयोजित 9th इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो में। इस वक्त हम मौजूद हैं एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के एग्जीबिशन सेंटर में। आज सरकार की कोशिश है, रक्षा मंत्रालय की भी कोशिश है कि हम भारत में निर्मित मतलब मेड इन इंडिया और मेड बाय भारत पर बात करें। तो क्या ये सारे भारतीय हैं जितने भी यहाँ पर हथियार शो किए गए? यहाँ पे एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा जो निर्मित वेपन है वो पूरी तरह से 100%
मेड इन इंडिया वेपन है और यहाँ पे जो शोकेस किए गए हैं वो सारे के सारे स्मॉल कैलिबर के वेपन हैं। स्मॉल कैलिबर वेपन मींस जो 12 mm कैलिबर से नीचे आते हैं। इनकी कुछ खासियत अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे अगर आप ये देखें LMG बेल्ट फेड है, इसकी इफ़ेक्टिव रेंज लगभग 800 मीटर की है। इसमें आप देख रहे होंगे दोनों में डिफरेंस ये है, ये वेपन जो है थोड़ा इसका वेट टोटल 11 kg के आसपास है वेपन का, और ये 7.62 कैलिबर में है। 7.62 कैलिबर जो आपने देखा था पीछे, 7.62 कैलिबर में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिची की ये ट्रिका है। ये साइड स्विंग रिवॉल्वर है, ये अभी हमने लॉन्च किया हुआ है, इसको 1 साल हुआ है। और इसमें ये जो इसकी फिनिश आप देख रहे हैं ये सेराकोट फिनिश है, और आप देख रहे होंगे इसमें जो चैम्बर है 6 राउंड आ सकते हैं। तो मेन ये जो प्रबल है ये थोड़ा आप देखेंगे लेंथ में बहुत कम है, छोटी है, तो एक पर्सनल वेपन के नाम तौर पे ये इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत की जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उसको बहुत बेहतरी के साथ मजबूत बनाया जा रहा है इन तमाम सारे रक्षा उपकरणों के जरिए। कैमरा सहयोगी राजेश के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, भारत मंडपम, दिल्ली, DD न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं कारगिल युद्ध की रजत जयंती पर कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की खास बातचीत। कारगिल की लड़ाई में 18 ग्रेनेडियर्स ने अहम भूमिका निभाई थी और मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर, जिन्होंने जो उस वक्त कमांडिंग ऑफिसर थे। सर, आज हम 25 साल हो गए, लेकिन वो लड़ाई हम कभी भी नहीं भूल सकते, और टाइगर हिल तो अब लेगेसी और लेजेंड दोनों हैं, तो किस तरह की यादें हैं? जैसे आपने देखा कि जो टाइगर हिल की चोटी, ये इसका सामरिक महत्व की चोटी थी और 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। और आप जानते हैं किस तरह पाकिस्तान ने धोखा देकर हमारे जो अग्रिम चौकियों थे उस पे मोर्चाबंदी की थी, और इसी तरह एक भारी मोर्चाबंदी टाइगर हिल के ऊपर भी की थी। तो हमने जो घातक थे, जिसको कमांडिंग ऑफिसर्स के कमांडो प्लाटून कहा जाता था, इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ और रस्से की मदद से जो टाइगर हिल का जो पीछे वाला जो हिस्सा है वहां से एक सरप्राइज हासिल करते हुए चोटी के ऊपर 3 और 4 की सुबह को पहुंचे थे, और वहां पे जो टॉप है उसके ऊपर एक फुट होल्ड उन्होंने वहां पे एस्टेब्लिश किया था। ब्रिगेडियर साहब, आपने जो जीत हासिल की, 25 साल बाद दुश्मन हिमाकत नहीं कर पाया, तो कैसा लगता है? और आगे भी नहीं करेगा। आपने देखा पाकिस्तान का आज क्या हाल है, और आज की सेना हर तरह से पूरी तरह तैयार है। आप देखिए टेक्नोलॉजी में, और आज तो जो लड़ाई के डोमेन हैं वो बढ़ चुके हैं। आजकल सर्वेलेंस ज़्यादा इम्प्रूव है, टेक्नोलॉजी में हम अच्छी वेपनरी हमारे पास है, और हम पूरी तरह से, चाहे वो स्पेस का इन्वायरमेंट हो, चाहे साइबर का इन्वायरमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजिकली दूसरी हालात की जो चीज़ है, और उस तरह से पूरी हिंदुस्तान की जो सेना है सक्षम है और सशक्त है पूरी तरह से, किसी भी प्रकार से, चाहे वो चाइना की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो। और जैसे कहा कि पाकिस्तान तो ये हिम्मत दोबारा नहीं कर सकता। पाकिस्तान ये हिम्मत दोबारा नहीं कर सकता। ये हैं ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर, और पूरे देश को इन पर गर्व है। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज, दिल्ली। पूरे देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कानून के नए प्रावधानों को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सभी राज्यों के पुलिस महकमे सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। नए कानून लागू होने के बाद पुलिस के कार्यों में किस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता रामेश्वर नाइक ने ओडिशा क्राइम ब्रांच के ADG अरुण पोथरा से खास बातचीत की। उड़ीसा में ये जो 3 नया कानून शुरू हुआ है, लागू हो चुकी है, इसको पुलिस विभाग कैसे क्रियान्वयन कर रहा है सर, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, पुलिस का इसमें 3-4 तरह का तैयारी है। सबसे पहले ट्रेनिंग का बात है। हमारे लोगों को ट्रेनिंग हम पिछले 6 महीने से दे रहे हैं, और मैं आपको बता के मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे 100% IO जितने भी हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, सबको हमारा बिजू पटनायक स्टेट पुलिस अकेडमी ने ट्रेनिंग दे दिया है। जुडिशल अकेडमी हमारा जो है कटक में, उड़ीसा जुडिशल अकेडमी, वहाँ भी उन्होंने अपने एडवोकेट्स को, प्रोसिक्यूटर्स को और जजेस को और मजिस्ट्रेट्स को ट्रेनिंग उन्होंने दिया है। CCTNS जो हमारा है, जो क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम हमारा जो है, उस सिस्टम पे भी हमारे जितने भी जो
पैच हमको दिल्ली से मिले NCRB से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने हमें दिए थे, वो सब अपलोड हो गए। करीब 20 SOP हमने ऑलरेडी बना के इशू कर दिया है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है कि नए कानून में कैसे FIR किया जाएगा, कैसे EFIR होगा, कैसे ज़ीरो FIR होगा, कैसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा, वो जो नया कानून, नई चीज़ जितना आया है उस पर 20 SOP हम ऑलरेडी बना के हमारे ऑफिसर्स को दे चुके हैं। तो ट्रेनिंग पार्ट में हमारा काम हो गया है, CCTNS में हमारा काम हो गया है, SOP में हमारा काम हो गया है। फॉरेंसिक साइंस की तरफ से जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसमें, क्योंकि कानून में प्रावधान है कि 5 साल के अंदर अंदर हमें वो लागू करना है, उसका तैयारी भी उड़ीसा सरकार ने शुरू कर दिया है। उड़ीसा सरकार ने हमारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए, उसका अपग्रेड करने के लिए नया बिल्डिंग, नया इक्विपमेंट, नया मैन पावर लाने के लिए ऑलरेडी ऑर्डर इशू हो गया है। हमारे जो DG हैं अरुण सारंगी साहब ने इस बारे में ऑलरेडी कम से कम 6-7 मीटिंग लिया है और रिव्यू रेगुलरली चल रहा है। हर 2 दिन में 3 दिन में रिव्यू करते हैं कि क्या चीज़ अगर कोई बाकी रह गया है उसको पूरा किया जाए। उड़ीसा पुलिस की तरफ से इस कानून को लागू करने में कोई किसी तरह की कमी नहीं। ये 3 नए आपराधिक कानून राज्य में प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाएगा। भुवनेश्वर से दूरदर्शन के लिए रामेश्वर नायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन और चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात करेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 41 साल में। और ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं झारखंड से, जहां पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। रांची राजभवन से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं, जहां पर हेमंत सोरेन ने 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तीसरी बार वो राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं और आज 13वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक बार फिर से शपथ ली। इससे पहले कल इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था उन्होंने, और चंपाई सोरेन ने भी कल ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा
दिया था। तो ये सीधे दृश्य जहां पर हेमंत सोरेन ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से रिक्वेस्ट ऑनरेबल गवर्नर फॉर परमिशन टू कंक्लूड द फंक्शन। सभी अतिथियों से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत रूस के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन और चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात करेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 41 साल में पहला ऑस्ट्रिया दौरा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत और ऑस्ट्रिया के व्यापारिक जगत के दिग्गजों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को के साथ साथ वियना में भी भारतीय समुदाय से संवाद करेंगे। भारत के ज्यादातर राज्यों में मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में बारिश आफत बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी लोगों को बारिश और घने बादल देखने को मिल रहे हैं। कैसे रहने वाला है आने वाले दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में मौसम, इसे लेकर हमारी संवाददाता भावना नैयर ने खास बातचीत की मौसम विभाग के वैज्ञानिक सोमा सेन राय से। पूरा देश भर में इस समय मानसून दस्तक दे चुका है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आईएमडी के वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय मौजूद हैं। सोमा सेन जी, डीडी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आपसे पूछना चाहेंगे दिल्ली में मौसम का क्या हाल रहने वाला है? अगर दिल्ली का बात करें तो हमारा जो मानसून ट्रफ है अभी बहुत एक्टिव कंडीशंस में है। इट्स साउथ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन, जिसके कारण से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक जा रही है। साथ ही साथ आपका अरेबियन सी से भी मॉइस्चर जा रही है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ये दोनों कारणों से दिल्ली में अभी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल आपका अगले 3 दिन चलेगा। उसके बाद बारिश थोड़ा कम हो जाएगी। बात करें सुमा जी, अगर पूर्वोत्तर भारत की, तो इस समय असम मेघालय में बाढ़ जैसे हालात हैं और कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। अगले कुछ दिनों की बात की जाए तो यहाँ किस तरीके से हालात रहने के आसार हैं? देखिए, बारिश का अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, आज आपका हाईएस्ट रेनफॉल जो रियलाइज़ हुआ है वो है 12 सेंटीमीटर। और हमारी उम्मीद है कि आगे अगला 2 दिन तक आपका एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। खासकर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम के 1-2 हिस्से में वेरी हेवी, यानी कि 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी कई ज़िलों पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 से 4 दिन की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या बारिश रह सकती है या बारिश से अधिक भारी बारिश रहने की संभावना है? उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में आपका भारी से अति भारी वर्षा आज भी जारी रहेगा। ये बहुत स्लोली चेंज होता है उसका डायरेक्शन, तो अगले 2 से 3 दिन तक उम्मीद है कि ऐसा स्थिति रहेगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ओरिएंटेशन, जिसके कारण से इन राज्यों में, जैसे आपने पूछा कि पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड और फिर हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन सभी झारखंड, इन सभी में भारी से अति भारी वर्षा जारी रहेगी। कैमरामैन नवीन के साथ भावना नैयर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव,
खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आजादी के अमृत काल में अपने देश के समावेशी विकास के लिए वचनबद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के आदिवासी समुदायों को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्त करने का प्रण लिया है।